जवानों, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। मैं हूं सुशांत और हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। प्यारे जवानों, ऑप्टिक्स में हम लोग प्लेन मिरर वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस जरूर देख लीजिए। भाई आज हम लोग रिफ्लेक्शन एट द कर्व्ड सरफेसेस पढ़ने वाले हैं, मतलब कि आज स्फेरिकल मिरर्स की शुरुआत करने वाले हैं। तो भाई साहब हो जाओ तैयार, पेन कॉपी उठा लीजिए और शुरू करते हैं। तो प्यारे जवानों, सबसे पहले बात आती है कि साहब स्फेरिकल मिरर होता क्या है। भाई स्फीयर क्या होता है ये तो सबको मालूम है। आई थिंक सबको मालूम होगा कि स्फीयर क्या होता है। अरे देखा है ना, बॉल देखिए, बॉल, अरे फुटबॉल देखी है कि नहीं? अरे हमारी धरती में इट इज जस्ट लाइक स्फीयर, राइट। तो भाई ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर का कोई एक हिस्सा, ए पार्ट ऑफ द स्फीयर इज पॉलिश्ड। इसका एक हिस्सा, इस स्फीयर का एक हिस्सा हमने पॉलिश कर दिया है और इस तरीके से करा है कि उसका एक पार्ट कुछ रिफ्लेक्शन वाला बने। अब पॉलिश करने की बातें अलग अलग हो सकती है, एक तो इधर से पॉलिश करें या एक इधर से पॉलिश करें। तो डिपेंडिंग ऑन द पॉलिशिंग इसके अलग अलग सरफेसेस जो हैं वो रिफ्लेक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। तो पहले आप लोग ये बात समझ लीजिए कि स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन कोई पूछे तो आप क्या लिखेंगे। तो स्फेरिकल मिरर है क्या? स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर विच इज हैविंग ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो क्या करेगा, एक स्फीयर का पार्ट है जिसको हमने पॉलिश कर दिया ताकि उसका क्या है, कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए स्फेरिकल मिरर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पॉलिशिंग ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। तो मेरे प्यारे जवानों, आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ लेनी है। अब डिपेंडिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग पार्ट, भाई एक स्फीयर का पार्ट है, लेट अस से ये एक स्फीयर का पार्ट है, भाई एक स्फीयर बन गया तो ये इसका टुकड़ा हो गया। तो डिपेंडिंग ऑन द सरफेस कि भाई ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है या ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, डिपेंडिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर कौन सा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, वी कैटेगराइज इट इनटू टू पार्ट्स। भाई ये समझ गए स्फेरिकल मिरर कौन सा है कि भाई ये क्या है, हम क्या कहेंगे स्फेरिकल मिरर क्या चीज है। भाई मैंने आपको बताया स्फेरिकल मिरर इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी पॉलिश ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। एक स्फीयर के पार्ट को पॉलिश कर देंगे तो एक रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑब्टेन्ड होगा, दैट इज द स्फेरिकल मिरर। एंड डिपेंडिंग ऑन इट, मतलब ये है कि किधर से पॉलिशिंग, लेटेस्ट से हमने इधर से इस तरीके से हमने इसको एक तो ये वाला पार्ट इसका रिफ्लेक्टिंग बना दिया, तो ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग बनाया है मेरे भाई। तो ये जो मिरर बना इसकी शक्ल ऐसी बनी है मेरे प्यारे जवानों। इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये अंदर वाला पार्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि गुफा की तरह से है। इट इज लाइक एक केव। इसको हम कह सकते हैं कि जो अंदर वाला जो हिस्सा है गुफा की तरह से, राइट। इसका मतलब ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग यदि है तो हम इस तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जो कि स्फेरिकल है, हम इसका नाम रखते हैं कॉनकेव मिरर। मतलब ये कॉनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर का पार्ट है जिसका अंदर वाला जो हिस्सा है वो रिफ्लेक्टिंग है। मतलब हमने इसकी पॉलिशिंग इस तरीके से करी कि द पार्ट दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर दैट विल बी रिफ्लेक्टिंग, राइट, दैट विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जवानों, यदि हम पॉलिशिंग इस तरीके से कर दें कि भाई साहब इसका आउट वाला जो हिस्सा बल्ज आउट है, इसमें जो हिस्सा बल्ज इन था दैट इज रिफ्लेक्टिंग, इसमें जो हिस्सा बल्ज आउट है दैट इज रिफ्लेक्टिंग। मतलब साहब ये हिस्सा जो बाहर निकल रहा है, जो बल्ज आउट पार्ट है, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो मेरे प्यारे जवानों, ये बल्ज इन वाला पार्ट है जो रिफ्लेक्टिंग है, ये बल्ज आउट वाला पार्ट है जो रिफ्लेक्टिंग है, लेकिन दोनों ही इस स्फीयर के हिस्से हैं। कोई भी पार्ट हो सकता था, ये वाला पार्ट भी हो सकता था। तो मेरे प्यारे जवानों, जब ऐसा हो जाए कि बल्ज आउट वाला जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग है, मतलब उसकी हालात ऐसी है कि जो सेंटर से दूसरी तरफ जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। ये इधर सेंटर होगा भाई, इसका जो स्फीयर बनेगा उसका, इसमें सेंटर इधर ही था। तो जवानों, इस तरह के स्फीयर को, स्फेरिकल मिरर को हम नाम देंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, वन इज कॉनकेव, अदर इज कॉन्वेक्स। ठीक है, जैसे चम्मच है, अरे देखिए ना चम्मच देखिए कि नहीं देखिए, हाँ पक्की बात है। तो चम्मच को आप एक बार ऐसे देखो या एक बार ऐसे देखो। जब आप ऐसे देख रहे हो तो ये पार्ट रिफ्लेक्शन वाला है, दैट इज जस्ट लाइक कॉनकेव,
है ना, और ऐसे देखोगे तो भाई कॉन्वेक्स की तरह से लगेगा। अच्छा आज अभी देखना, चम्मच को लेके अपनी मुंडी देखने की कोशिश करना, कैसी दिखती है जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसे दिख, जब ऐसे देखा तो बड़ी देखी कि छोटी दिखी, हाँ, और जब ऐसे देखा तो बड़ी दिखी कि छोटी दिखी, जरूर बताना है। क्लियर है? इसको हम वैसे इमेज फॉर्मेशन के केसेस करेंगे तो वहां पर हम करेंगे भी, लेकिन उससे पहले देख लो तो बढ़िया है। तो प्यारे जवानों ये दो टाइप कर लिए हमने स्फेरिकल मिरर के, वन इज कॉनकेव अदर इज कॉन्वेक्स। भाई हम इसकी टर्मिनोलॉजी को जल्दी से समझ लेते हैं। भाई ये वाला जो पार्ट है, जो हमने मिरर का ये टुकड़ा लिया है, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे अपर्चर। तो मिरर के जो साइज की बात होगी, इसको हम अपर्चर बोलेंगे, इसको साइज बोलेंगे या अपर्चर बोलेंगे। कभी कभी देखो ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है तो ये इसका सेंटर होगा, तो भाई कभी कभी हम अपर्चर को सेंटर पे इसके दोनों किनारे कितना एंगल बनाएंगे तो इसकी टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं। मतलब इस अपर्चर का सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हुआ है, इससे भी हम डिफाइन करेंगे और इसको हम कहेंगे एंगुलर अपर्चर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब जब हम इसके सेंटर वाले एंगल को देख रहे हैं तो हम लोग नाम दे रहे हैं एंगुलर अपर्चर। इससे भी तो साइज का पता चल सकता है। और मेरे प्यारे जवानों, जब हम वैसे इसका लीनियर साइज देखेंगे तो हम इसको लीनियर अपर्चर का नाम देंगे। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं जो भी मिरर्स, वो सारे के सारे स्मॉल अपर्चर वाले पढ़ने वाले हैं। मतलब जितने भी हम नियम सीखेंगे, जो भी हम यहाँ मैथमेटिकल डेरिवेशंस करेंगे, उन सब में अपर्चर को हम बहुत ही स्मॉल कंसीडर करने वाले हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। बाद में भी वैसे तो बताऊंगा मैं, लेकिन फिर भी आपको अभी से पहले से माइंड में रख लेना है। वहां पर गलती से नहीं भी बोलूं तो आपको मान लेना है कि जो भी इमेज फॉर्मेशन के केसेज होंगे, जो भी रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, वो सभी हम लोग यहाँ स्मॉल अपर्चर के मिरर्स के लिए जानने वाले हैं। तो अपर्चर दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हो, वन इज बाय द लीनियर साइज एंड अदर इज बाय द एंगुलर साइज। एक को हम लीनियर अपर्चर कहेंगे और एक को हम क्या कहेंगे साहब, एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर का मतलब ये कितना एंगल यहाँ पर सबटेंड करेगा। लीनियर साइज तो आपको मालूम ही है। लीनियर साइज में भी हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे, जनरली ये गिवन होती है, कभी कभार हम इसका ये आर्क लेंथ भी दे सकते हैं। क्लियर है? तो वो आपको मेंशन कर देगा, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे जवानों, अपर्चर आपको क्लियर हो गई है। अब यहां पर एक वर्ड यूज होता है, ये लिखते चलने आपको। दूसरा जो वर्ड यहां पर यूज होगा दैट इज पोल। ये पोल जो है भाई, ये जो अपर्चर है, इसके मिड पॉइंट को हम लोग यहां पर पोल का नाम देंगे। दिस मिड पॉइंट इज कॉल्ड द पोल। इस अपर्चर का जो सेंटर पॉइंट होगा दैट विल बी द पोल। तो प्यारे जवानों, यहां पर ये ध्यान रखना है। तो पोल क्या है? पोल इस केस में देखे जिसका ये पार्ट है, यहां पर देखे जिसका सेंटर पॉइंट यहां है, तो इट इज द पोल। अब आप में किसी के मन में सवाल आएगा जी ये ऐसे हो तो कोई बात नहीं भाई, ये ऐसे है तो इस सेंटर से ज्वाइन कर दिया, इसका जो मिड पॉइंट आया था इसको कर दिया। आप कहोगे जी मिड पॉइंट ये नहीं था, ये होता तो भाई ये होता था पोल। जो भी मिड पॉइंट होगा हम उसको पोल का नाम दे देते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? अब बात आता है अगला जो पॉइंट आता है। अच्छा एक चीज समझ लेना, पोल जो है यहां पर सभी मेजरमेंट्स के लिए रेफरेंस का काम करेगा। फॉर ऑल मेजरमेंट्स इट विल बी कंसीडर्ड एज द रेफरेंस। सभी तरह की मेजरमेंट्स के लिए मेरे भाई ये रेफरेंस का काम करने वाला है। मतलब ये क्या है साहब, अपर्चर जो बताई थी उसका मिड पॉइंट क्या ले लिया हमने, पोल। और ये जो पोल है ये सभी मेजरमेंट के लिए रेफरेंस का काम करने वाला है। मतलब जो भी मेजरमेंट हम लोग करेंगे तो वो हम पोल से ही डिफाइन करते हैं। ये आगे आपको समझ में भी आ जाएगा जब मैं आपको साइन कन्वेंशन कराऊंगा। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, इसको समझते चलना है। क्लियर है? अच्छा एक चीज मैं यहां पर और आपको मेंशन करना चाहूंगा, कई बार किसी अच्छे न्यूमेरिकल में ये चीज यूज हो सकती है। अपर्चर से रिलेटेड ही जो बात बच गई अभी छोटी सी, कि भाई ये पार्ट ऐसा लिया मैंने, मोस्ट ऑफ द टाइम जो देखो अपर्चर को हम वैसे डिफाइन करेंगे, एक तो एंगल से करेंगे, दूसरा ये वाली डायमेंशन से करेंगे, ठीक है ना। आर्क से तो हम कभी रेयरली डिफाइन करते हैं, याद रखना इस बात को। तो हम इस डायमीटर से डिफाइन करेंगे, बाय डिफॉल्ट तो हम ये डायमीटर ही मानेंगे जब गिवन होगी डायमेंशंस की वैल्यू। तो
अब एक चीज समझनी है, ये डायमीटर किसका है भाई, ये एक स्फीयर का हिस्सा है। तो यदि हम इसका ये वाला फेस देखेंगे तो ये सामने एक सर्कल बनता हुआ नजर आएगा। ये एक स्फीयर का पार्ट है, तो यदि हम गौर से देखेंगे तो ये एक सर्कल बनता हुआ नजर आएगा। इस सर्कल का जो डायामीटर है वो अपर्चर कहलाती है। अब क्लियर हुई बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको ये चीज समझ लेनी है कि वो कभी भी अपने को देता है अपर्चर या साइज ऑफ द मिरर, तो इसका मतलब ये चीज दे रखी है उसने, डायमीटर ये दे रखा है, ना कि यहां से ये डिस्टेंस जो है इस स्फीयर के लिए डायमीटर है वो नहीं गिवन है। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। भाई ये एक स्फीयर है, इसका डायमीटर तो ये हो गया पूरा। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस स्फीयर का मैंने सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा ले लिया। जब मैंने ये हिस्सा लिया तो मैंने इसके सामने देखा, सामने मुझे ये जो चित्र नजर आया, जो इसकी शक्ल नजर आई, जो इसका फेस नजर आया, वो सर्कल की फॉर्म में नजर आया। तो भाई इस सर्कल का जो डायमीटर है दैट इज द अपर्चर। अब आया समझ में कि नहीं आया? तो बाय डिफॉल्ट जब अपर्चर की बात करते हैं तो हम यही डायमीटर मानते हैं अपर्चर में। क्लियर है? यदि वो दूसरे तरीकों से इसकी वैल्यू देगा तो वो एक अलग तरीका है, वो तो आपको पता है कि मैथमेटिक्स में हम मैथमेटिकल मेथड्स का यूज करके जो ये डायमीटर निकाल पाएंगे वो तो गिवन डेटा के हिसाब से, लेकिन इस तरह की चीजें हम यूज नहीं करते हैं ऑप्टिक्स में। तो आपको समझ लेना है अच्छे से। क्लियर है? क्या बताया मैंने कि भाई साहब ये जो चीज है इट इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, इट इज नॉट द डायमीटर ऑफ द एंटायर स्फीयर। जिसका ये हिस्सा था उसके डायमीटर की वैल्यू नहीं है ये जो पार्ट है इस पे जो यहाँ पर एक लोकल सर्कल बना है इसका डायमीटर है और वो क्या कहलाता है? अपर्चर। अब क्लियर हो गई बात? भाई साहब पोल भी मैंने आपको बता दिया, सभी मेजरमेंट के लिए रेफरेंस लेंगे। अब मैं थोड़ा सा और आगे की चर्चा करता हूं। भाई ये किसी ना किसी स्फीयर का हिस्सा है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको जनरली हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम बताया भाई साहब मैंने? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ये यार भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। क्लियर है? ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस ओरिजिनल स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ द कर्वेचर कहेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो भाई इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया है। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आया है। एक बार मैं थोड़ा सा जगह और बनाता हूं। हाँ तो जवानों थोड़ा सा मैं डायग्राम को एक बार रीड्रॉ कर लेता हूं ताकि स्पेस थोड़ा सा कम ऑक्यूपाई हो जाए। ठीक है, तो एक ये वाला हिस्सा ले लेते हैं हम, इसको इस तरीके से पॉलिश कर दिया कि ये अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, और इसमें हम इस तरीके से पॉलिश करेंगे कि बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो। इसका नाम मैंने आपको बताया था, इट इज द कॉन्वेक्स एंड इट इज कॉनकेव। अरे समझ रहे होगे नहीं? कॉनकेव ये वाला पार्ट। ठीक है, अब भाई साहब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये किसी स्फीयर के हिस्से हैं, तो भाई इस स्फीयर के पार्ट है, तो दिस इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ये जो इनका अपर्चर था इसका मिड पॉइंट जो लिया मैंने, इसका नाम मैंने पोल रखा। यहाँ पर भी मैंने इसका नाम पोल रखा है। अपर्चर को जनरली हम इसके डायमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर भी इस डायमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपर्चर को दूसरे तरीके से मैंने ये भी बताया था कि भाई यहाँ पर जो एंगल बनाए गए सेंटर पे, तो यहाँ से भी हम ये जो एंगल नाप लेंगे, इसका नाम एंगुलर अपर्चर रखेंगे। क्लियर है? अब प्यारे जवानों यहां पर एक बात समझने की है कि पोल से लेके जो सेंटर वाले डिस्टेंस है, पोल से लेके सेंटर की जो डिस्टेंस है, इसका हम एक नाम देते हैं, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखना है। तो आपसे कोई पूछेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो एक्चुअल में क्या है ये? इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट। जिस स्फीयर का ये मिरर हिस्सा है, जिस स्फीयर का ये मिरर टुकड़ा है, उस स्फीयर की रेडियस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। उस स्फीयर का सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। आई होप ये बात अच्छे से आपको समझ आई होगी। क्लियर है? अब भाई यहां पर एक बात जो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस
क्या है साहब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है भाई? सेंटर और पोल में से जो लाइन पास करके जाएगी उसे ही हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। इस मिरर के केस में भी यही बात है, वो चाहे मिरर कोई सा भी हो, बात तो सेम ही है कि पोल और सेंटर में से पास करने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगा के इस बात को मार्क कर लीजिए कि जो एंगल बनाएगी ये, यदि ये लाइन जो है, यदि हम इसके इस जगह पर ये कितने एंगल के साथ टकरा रही है, मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस मेक्स एंगल 90 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द मिरर। ध्यान रखना, मिरर के ऊपर इस पॉइंट पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्यों बनाएगी भाई? सेंटर में से कोई भी लाइन जाएगी तो आपको पता है कि भाई रेडियस एंड टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर। मैथमेटिक्स की एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है। इसका मतलब ये चीज बहुत यूज होने वाली है भाई, याद रखना इस बात को। जो मैं अब बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी लाइन जो सेंटर से पास होके और सरफेस तक आई है तो वो सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी साहब? 90 डिग्री। याद रखनी है ये बात। लेकिन यदि हम यहां पर हम मान लें कि कोई रे ऑफ लाइट है, इस रास्ते में कोई रे ऑफ लाइट आई है, और यदि हम मान लें कि फॉर दिस रे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो मेरे भाई मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस जगह पे 0 डिग्री होगा। इट इज द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, इट इज द केस ऑफ परपेंडिकुलर इंसिडेंस। याद रखना, नॉर्मल या परपेंडिकुलर इंसिडेंस का केस है ये। जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर में से पास करेगी, इस बात को घोट के पी जाओ, जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर में से पास करेगी तो मिरर के ऊपर वो चाहे कहीं पर भी जाके टकराए, हर बार 90 डिग्री पर ही जाके टकराएगी। और क्योंकि उस जगह का नॉर्मल भी उसी लाइन के अलोंग आएगा, इस वजह से हम कहेंगे कि साहब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाएगा। और साहब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की यदि हम बात करते चले साथ साथ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होने के कारण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बनेगा वो भी 0 डिग्री बनेगा। कहने का मतलब ये है, इफ ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द सेंटर देन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ये अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी, अपने ही पाथ पर वापस आएगी। मेरे प्यारे जवानों, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? सच्ची बता दो। आई है भाई, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हल्के में ना लें। क्या बोला मैंने? कोई भी ऐसी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आई है, मिरर के ऊपर टकराई है, तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आने वाली लाइट, मिरर पे टकराने वाली लाइट मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और साहब मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस उस केस में 0 डिग्री होगा। और क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हम ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बनेगा वो भी 0 डिग्री बनेगा। तो स्टार लगा के एक बात लिख लीजिए, दैट मीन्स द रे विल रिट्रेस इट्स पाथ। अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब ये कि लाइट जिस रास्ते से आएगी साहब उसी रास्ते से वापस जाएगी। तो लाइट आएगी, टक्कर मारेगी, टकराने के बाद ये वापस अपनी जगह से बाउंस होगी। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी। क्लियर है? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात को अच्छे से माइंड में फिट बैठा लेना है। क्लियर हो गई ये बात? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक दो टर्म और डिफाइन करेंगे। एक बार थोड़ा साफ कर लेते हैं जवानों। अब मैं आपको रूल्स बताता हूं इमेज फॉर्मेशन के। स्फेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन के लिए किन रूल्स को हम फॉलो करेंगे, और इसी के साथ साथ हम एक दो टर्म्स और डिफाइन करते चलेंगे। ठीक है, तो साथ साथ हम रूल्स भी समझते हैं, उसी में सारी चीजें आती चलेंगी। पहला रूल क्या है, हेडिंग डाल लीजिए, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या रूल्स काम में आने हैं, उनका सबसे पहला और खास नियम,
मेरे प्यारे जवानों, यदि कोई लाइट रे, याद रखना मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम यहां पर सारे मिरर्स स्मॉल अपर्चर के लेंगे। तो यहां पर क्योंकि हम लाइट रेज जो मिरर का साइज है वो छोटा ले रहे हैं, इसलिए हम लाइट रेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला पैरा एक्सियल रेज और दूसरा मार्जिनल रेज। अभी नोट कर लीजिए, बाद में तकलीफ नहीं होगी आपको। इन रूल से भी पहले कर लीजिए, रूल्स की हेडिंग डाल लीजिए, इट्स ओके, उसके अंदर कर लीजिए। देयर वी डिवाइड द रेज इन टू कैटेगरीज। ये बात इस बात पर निर्भर है कि हमारे मिरर का साइज कैसा है। तो मेरे भाई दो तरह की, मतलब साइज का मतलब अपर्चर इज रिलेटेड टू द साइज। तो हम दो तरह से बातें करेंगे। यदि हमारे पास स्मॉल अपर्चर है, इफ स्मॉल अपर्चर, इसका मतलब हम कहेंगे कि जो रेज आई हैं वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, दीज आर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्यारे जवानों, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज आई है, और यदि ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज आ रही हैं, एंड इफ दीज आर पैरेलल, तो हमने इनका नाम रखा हुआ है दैट आर द पैरा एक्सियल रेज। दीज आर द पैरा एक्सियल रेज। मतलब कोई आपसे कभी भी पूछेगा पैरा एक्सियल रेज कौन सी हैं, तो दीज आर द रेज विच आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल अपर्चर वाले मिरर के अंदर जब भी लाइट रेज की चर्चा होगी तो वो हमेशा पैरा एक्सियल रेज की होगी। क्लियर है? तो जो लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इनका एक नाम दे रखा हमने, दीज आर द पैरा एक्सियल रेज। प्यारे जवानों, यदि हमारे पास अपर्चर लार्ज है, इफ द अपर्चर इज लार्ज, यदि अपर्चर लार्ज है, लार्ज साइज मिरर है, इसका मतलब अब की बार जो रेज इंसिडेंट होंगी, और वो रेज इस तरीके से होगी, अपर्चर तो लार्ज होगी लेकिन मान लो वो पास ही आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो भाई उनको तो पैरा एक्सियल ही कंसीडर करेंगे। लेकिन अपर्चर लार्ज थी तो वो दूर भी जा सकती थी, तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पास नहीं आई वो, बल्कि हमने दूर उनको ड्रॉप किया। तो जब ये दूर आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसी रेज का एक नाम रखते हैं हम मार्जिनल रेज। तो आप लोग लिख लीजिए, इस चीज को नोट भी कर लीजिए। मार्जिनल रेज कौन सी रेज है? जो लार्ज साइज मिरर्स में हम लोग कंसिडर करेंगे। जब स्मॉल साइज मिरर दे रखे हैं तो वहां पर हम पैरा एक्सियल रेज ही लेंगे। तो marginal rays are the rays which come into play when the aperture is not small, aperture of the mirror is large. क्लियर होगी ये बात? तो मेरे प्यारे जवानों, अब हम समझते हैं पहला रूल। पहला रूल ये है, मैं आपको बता दूं, बार बार मैं स्मॉल अपर्चर वर्ड यूज नहीं करूंगा, सिलेबस में वही है, वही हम लोग कंसिडर करने वाले, ठीक है? तो हम पैरा एक्सियल रेज के हिसाब से आगे चल रहे हैं। तो भाई साहब, पहला रूल ये है कि इफ ए लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्यारे जवानों ध्यान से समझना, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इफ ए लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन ए मिरर, यदि किसी स्फेरिकल मिरर पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है और साहब वो इंसिडेंट इस तरीके से होती है, भाई साहब ध्यान से समझना कि लाइट रे आई है, सरफेस पर टकराई है, टकराने के बाद वो यहां पर इंसिडेंट हुई है, तो भाई साहब वो इंसिडेंट इस तरीके से होगी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर काटेगी, और मेरे प्यारे जवानों वो जो पॉइंट है वो फोकस कहलाएगा। तो फोकस की डेफिनेशन क्या बनेगी? मतलब इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which a line parallel to the principal axis and close to it after reflection from the mirror meet। ऐसा पॉइंट जहां पर जो लाइट रेज पैरा एक्सियल रेज हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर दीज मीट। मतलब ऐसी किरणें, ध्यान से समझ लेना, मैंने पैरा एक्सियल वर्ड यूज किया है। दूसरी बात, ये जो किरणें आई हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी जरूरी है। मतलब फोकस इज दैट पॉइंट एट विच द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्लोज टू इट विल मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद मिलेंगी वो इस पॉइंट पर। तो जो भी किरणें होंगी, चाहे एक आए, चाहे हजार आए, चाहे लाख आए, यदि वो पैरा एक्सियल हैं तो सभी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होंगी, एक्चुअल में पास होंगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और इस पॉइंट को हम फोकस का नाम देंगे।
लेकिन कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा मेरे भाई, एक्चुअल में यहां पर पास नहीं हो सकती हैं। तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल गो लाइक that. If we extend this in the backward direction, we will get a point on the principal axis and that point is known as the focus. यहां पर ये जो फोकस है ये वर्चुअल फोकस है, लेकिन इस केस में साहब ये रियल फोकस है। तो फोकस की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है उसमें ऐसा नहीं कि हर बार एक्चुअल में मीट होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस पे, ऐसा जरूरी नहीं है। कॉन्वेक्स का केस है तो वो एक्चुअल में मीट नहीं होंगी, बल्कि हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आई हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ तो जवानों, मैंने आपको समझाया कि भाई कॉन्वेक्स के केस में एक्चुअल में वो फोकस पे जाके नहीं मिल रही है। तो फोकस की डेफिनेशन को थोड़ा हम ब्रॉड सेंस में लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि व्हेन द लाइट रेज विच आर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस and parallel to it are incident on a spherical mirror, then either they will actually meet the principal axis after reflection or they appears to come from that। मतलब हम ये कह सकते हैं यहां पर कि either they will actually converge at a point on the principal axis or they appear to diverge from a point on the principal axis and that particular point of convergence or the divergence is known as the focus। ध्यान रहे जो point of convergence था यहाँ पे ये after reflection वाली रेज का था, before reflection नहीं था। कहने का मतलब reflected रेज का था। पहले जानो एक गलती हम लोग यहां पर और करते हैं, वो गलती क्या है भाई साहब, हम रे डायग्राम बनाते समय एरो ही नहीं लगाते। तो ये हमारी गलती है, हमें एरो लगाना ही लगाना चाहिए। ठीक है, तो हर बार एरो लगाना है। ये इंसिडेंट थी तो एरो इस तरीके से लगेगा, ये यहां पर गई है रिफ्लेक्शन के बाद, इस पे एरो इस तरीके से लगाना। एक ही लगा देना, मल्टीपल एरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? दूसरी बात यह है कि यहां पर मैं यदि नॉर्मल पूछूं आपसे कि भाई इस सरफेस पर इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो क्या होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसके सरफेस पर जो नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जरूर पास होगा। इस केस में भी यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे देन इट विल डेफिनेटली पास थ्रू ए पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो दोनों ही केस में जो मिरर के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो इसके सेंटर में से पास होने वाला पॉइंट, होने वाली लाइन को तरफ मिलेगा। मेरी बात समझ में आई होगी शायद कि भाई जो लाइन है, जो नॉर्मल है, वो हमेशा सरफेस पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था वहां से यदि आप ड्रॉ करोगे तो सेंटर को जरूर मिलेगा। क्लियर है? तो पहला रूल क्लियर हो गया कि जो भी लाइट रेज आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक्चुअल में या तो पास होंगी या पास होती हुई प्रतीत होंगी, वहां से डाइवर्ज होते हुए हमें प्रतीत होंगी। उस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। प्यारे जवानों, अगली जो टर्म है दैट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द, ये है भाई साहब पोल एंड ये है फोकस। पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम हमने रखा हुआ है फोकल लेंथ। जिस तरीके से हमने पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा है, कुछ उसी तरीके से हमने पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हमने फोकल लेंथ का नाम दिया है। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप फोकल लेंथ वाली बात भी आपको अच्छे से क्लियर होगी कि फोकल लेंथ क्या है। तो इस बात को भी अच्छे से तसल्ली से बखूबी समझ जाना है। क्लियर है? तो फोकल लेंथ क्या है साहब? फोकल लेंथ वो लेंथ है, कौन सी लेंथ है साहब? जो पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस है। अच्छा, कोई आपसे पूछेगा कि साहब यहां पर ये फोकस जो है ये एक्चुअल में फोकस है क्या या वर्चुअल है? तो आप बता देंगे कॉनकेव के अंदर तो एक्चुअल में इंटरसेक्शन हुआ तो एक्चुअल फोकस है, रियल फोकस है, लेकिन कॉन्वेक्स के केस में वर्चुअल फोकस है। क्लियर है? यहां तक बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं दूसरे रूल की तरफ, वो इसी का उल्टा है। अभी मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, फिर हम देखते हैं। तो भाई अब हमें रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि हमारे पास कोई एक स्फेरिकल मिरर है, हम पहले कॉनकेव मिरर ले रहे हैं और इसमें कोई लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हो कि इसमें जो फोकस वाला पॉइंट था उसमें से एक्चुअली वो पास करती है,
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इसके पैरेलल हो जाएगी, इसके मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के। आपको मेरी बात समझ में आई? इफ ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर सच दैट इट पासिस थ्रू द फोकस बिफोर इंसिडेंस, भाई मेरी बात समझना, इंसिडेंट से पहले यदि ये लाइन फोकस से पास करती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्चुअल में पैरेलल होगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मेरे प्यारे जवानों, यदि हम यहां पर देखें तो हम कहेंगे कि इफ ए लाइट रे इज इंसिडेंट सच दैट इट इज मूविंग टुवर्ड्स द फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल। भाई कॉनकेव के अंदर तो वो एक्चुअल में फोकस में से पास होने वाली रे थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो गई, लेकिन कॉन्वेक्स के केस में फोकस की तरफ दिखने वाली थी। It appears that it can pass through the focus, then after reflection it will become parallel। भाई इसको पास तो करके नहीं जा सकती क्योंकि पॉलिशिंग कर रखी है, तो क्रॉस तो करेगा नहीं, रिफ्लेक्शन तो टकरा के वापस आएगी। क्लियर हो गई ये बात? तो रूल नंबर 2 में आप लोग क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे रूल नंबर 2 में? If a light ray is incident on a mirror such that, ध्यान से समझना, if a light ray is incident on a mirror such that it appears to pass through the focus in case of convex and it actually pass through the focus in case of concave mirror, then it become parallel after reflection। It is the rule number 2। Now we are going to learn the rule number 3। भाई ये 4 रूल बताऊंगा मैं, चारों टिप्स पे होने चाहिए, तभी इमेज फॉर्मेशन की सारी जानकारी हम लोग सीख पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ होने वाली है। क्लियर है? तो भाई तीसरा रूल क्या कहता है? अच्छा, तीसरा रूल एक्चुअल में कोई अलग से रूल नहीं है, वो इसी का एक स्पेशल पॉइंट बना दिया है और कुछ नहीं है। देखना, मुझे एक बात बताओ भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये पॉइंट पोल था, ये मैंने सेंटर ले लिया, यहां पर कोई लाइट रे आई है, दिस द सेंटर, दिस द पोल, तो सीधी सी बात है ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। और मैंने आपको आज की इसी लेक्चर में बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा सरफेस पर 90 डिग्री का काम करेगी, मतलब नॉर्मल का काम करेगी। तो ये जो एंगल है इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा यहाँ पे, एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये उसी एंगल पर वापस जाएगी, मतलब ये वाला एंगल भी आई ही होगा। तो तीसरा ये रूल बना दिया, अलग नहीं है, 2 ही बातें थी और कुछ नहीं। और तो आगे देखोगे आप, अगला चौथा रूल भी ऐसा ही है कुछ, है ना? ये आपको ऑलरेडी पता है कि भाई यहाँ पर वो क्या रहा है, इफ ए लाइट रे कम्स एट एन एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट स्ट्राइक एट द पोल, याद रखना पोल पर आके टकराई है, देन इट कम्स एट द सेम एंगल। सिर्फ सबको पता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए गई है, ठीक है? तो इसको याद रखना है। क्लियर है? नाउ द 4th पॉइंट, रूल नंबर 4, बहुत ही आसान सा रूल है। अच्छा, इस केस की एक कॉनकेव का था, इसमें कॉन्वेक्स का होता तो क्या होता साहब? सेम चीज होती। कॉन्वेक्स में इधर से लाइट आती, क्योंकि उधर से तो आ नहीं सकती, उधर से तो भाई बैकग्राउंड में कोई रिफ्लेक्टिंग पार्ट तो ये वाला पार्ट है, तो इधर से आएगी, टकराएगी, ये जो थीटा एंगल था तो थीटा पर ही वापस जाएगी। क्यों जाएगी? बिकॉज द प्रिंसिपल एक्सिस इज एक्टिंग एज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पोल जो यहां पर बेसिकली अभी फिलहाल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करेगी, तो सीधी सी बात है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। अगला पॉइंट भी कुछ इसी तरीके का है। भाई एक बात बता चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको कि यदि मेरे पास एक कॉनकेव मिरर था, यहां पर एक लाइट आती है और इसके सेंटर में से पास करती है, तो आप खुद ही बताओ क्या होना चाहिए? भाई सेंटर में से पास करेगी तो वो लाइन मिरर के ऊपर 90 डिग्री पे टकराएगी, और जब भी कभी लाइट मिरर पे 90 डिग्री पे टकराए, चाहे मिरर कोई सा भी हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, यदि सरफेस के साथ 90 डिग्री पर टकराएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 बनेगा, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को तो डेफिनेटली फॉलो ही करेंगे और उसी रास्ते से वो वापस जाएगी। ये है अगला और लास्ट रूल। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। यहां पर एक लाइट रे कॉन्वेक्स के केस में हम दिखाना चाहें तो हम कहेंगे कि ये इस तरीके से आ रही है, इट अपीयर्स दैट इट विल पास थ्रू द सेंटर। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ा लेना, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं ना कहीं काटेगी, वो पॉइंट सेंटर यदि है, मतलब ये इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है कि इट अपीयर्स दैट इट पास थ्रू द सेंटर, देन इट विल डेफिनेटली रिट्रेस इट्स पाथ।
ये अगला पॉइंट है। तो कुल मिलाकर मैंने 4 बातें बताई हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस में से पास हो जाएगी, फोकस में से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, पोल पे जितने एंगल पे आएगी उसी एंगल पे जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से यदि पास होगी तो जितने एंगल पे टकराएगी उसी एंगल पे वापस जाएगी। इट विल बाउंस बैक अलोंग द सेम पाथ। तो मेरे प्यारे जवानों, आपको इस बात को बखूबी समझ लेना है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो अब मैं आपको बताता हूं यहां पर यूज होने वाले साइन कन्वेंशन के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बार मैं बोर्ड साफ कर लें। अब हम लोग पढ़ते हैं साइन कन्वेंशंस जो स्फेरिकल मिरर्स में यूज होंगे। पहले जवानों, हम आगे जाके लेंस भी पढ़ेंगे, वहां पर भी कुछ इसी तरह का साइन कन्वेंशन होगा, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और साथ ही साथ में नोट भी कर लीजिए कि साहब साइन कन्वेंशन है क्या। भाई ये हमारा स्फेरिकल मिरर है जिसका नाम कॉनकेव है, या ये हमारा स्फेरिकल मिरर है जिसका नाम कॉन्वेक्स है। तो मेरे प्यारे जवानों, यदि हम यहां ध्यान से देखें तो जो पहला रूल है वो ये है कि सारी की सारी जो मेजरमेंट हैं वो पोल से करी जाएंगी। ऑल द मेजरमेंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम पोल। अब इस बात को समझ लेना साहब, ऑल मेजरमेंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम पोल। अब इस बात को समझो, जैसे मान लो मुझे इस बोर्ड की लेंथ को नापना है तो मुझे स्केल लेना पड़ेगा, स्केल को एक जगह पे पकड़ के फिर उसको आगे की तरफ लेके दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ऐसे ही करेंगे ना, नॉर्मली ऐसे ही करते हैं। तो जहां से मुझे उसको पकड़ना है, जहां उसका पहला किनारा रख के दूसरी तरफ जाना है, वो पहला किनारा होगा मेरा पोल। अब समझ में आया? मतलब हमारे पास एक फीता है, अरे समझे, फीते का पहला पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर दिया, और अब हम इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे या फिर ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर नीचे की तरफ जाएंगे। शुरुआत यहीं से करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि सारी मेजरमेंट पोल से करी जाएंगी। पॉइंट नंबर 2, इफ we move in the direction of इंसिडेंट रेज, यदि हम इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में मूव करेंगे, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो भाई मेजरमेंट ली जाएगी पॉजिटिव। मतलब क्या है साहब? मतलब ये है जी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है लेटस से। तो लेटस से यहां पर चलो मैं एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिखा देता हूं, ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाओ चाहे एक्सटेंडेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो भाई लाइट रेज मिरर पर टकराने के लिए, रिफ्लेक्शन होने के लिए इधर आएंगी। तो ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही है। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि जहां पर हमारा पोल है, जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस हमें नापनी है। ध्यान रखना, जहां ऑब्जेक्ट रखा है पोल से, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहने का मतलब यह है कि हमें नापनी है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी। क्या नापनी है भाई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो मेरे प्यारे जवानों, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो कैसे होगी भाई साहब? शुरुआत कहां से करेंगे भाई साहब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की शुरुआत करेंगे साहब पोल से। मतलब पोल पे फीता रखा और हम ऐसे जाएंगे, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, That means we are moving opposite। ध्यान से समझना, पोल से शुरू करना है। यदि आप यहां से शुरू करते तो आप भी ऐसे जा रहे हो, रे भी ऐसे जा रहे हो, तो सेम डायरेक्शन होगी। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप शुरू यहां से करोगे। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल डेस्टिनेशन आपको ऑब्जेक्ट तक जाना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नापना है। तो आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल की तरफ जाओगे तो ऐसे जाओगे। लेकिन लाइट रे जिस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में आप जा रहे हो, तो ऐसी मेजरमेंट जो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज हैं वो ली जाएंगी नेगेटिव। मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो डिस्टेंस है नेगेटिव ली जाएगी। मतलब इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएगी। अब समझ में आया? अच्छा, मान लो हमारी इमेज यहां बनी हुई है, लेट अस से, तो भाई यहां से यहां तक जाने के लिए हम अगेन रेज के अपोजिट जा रहे हैं, तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव हो गई। अब जरूरत तो नहीं है कि यहां बने इमेज, हो सकता है यहां बन रही हो। तो भाई साहब यदि यहां बन रही होगी तो भाई साहब क्या करें साहब? अब हमें पोल से शुरू करना है, यहां तक पहुंचना है, तो हम ऐसे जाएंगे। और लाइट रेज इंसिडेंट भी ऐसे ही हो रही है। हालांकि इधर इंसिडेंस नहीं है, इंसिडेंस तो इधर है, लेकिन हमें तो डायरेक्शन से मतलब है।
तो कहने का मतलब है कि उसी डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, उसके विपरीत जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। तो अब मुझे एक बात बता दो कि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी होगी, फोकल लेंथ कैसी होगी कॉनकेव के लिए। भाई ध्यान से समझना है, ध्यान से आपको रिप्लाई करना है, तो जल्दी से बताओ। मैं एक बार इसको साफ साफ बनाता हूं। तो भाई ये हमने कॉनकेव मिरर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आई हैं तो वो फोकस में से पास हो गई। तो भाई साहब ये जो पॉइंट इज द फोकस, दिस पॉइंट इज द पोल, अपने को नापनी है फोकल लेंथ। तो मेरे भाई हमें तो ऐसे ही जाना होगा। और याद रखना मेरे भाई, जब इस केस में इस तरीके से अपने को जाना पड़ रहा है तो हम इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं। तो साहब क्योंकि हम इस केस में इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं, इसका मतलब इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आएगी। अब बोलो समझ आया कि नहीं आया? मैं कह रहा हूं कि भाई साहब हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है, लाइट रेज आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और इस सरफेस पर टकराई, टकराने के बाद वो इधर गई और इस तरीके से गई कि हमें लगा कि वो पीछे किसी पॉइंट से आई है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है और उस पॉइंट का नाम हमने फोकस दिया। अब शुरुआत तो पोल से ही करेंगे, लेकिन यहां जाने के लिए हमें ऐसे जाना होगा, लाइट रे भी ऐसे जा रही थी, मतलब इस केस में कॉन्वेक्स के केस में मेरे भाई फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। फोकल लेंथ नापनी थी तो पोल और फोकस की डिस्टेंस को नापना था। भाई साहब शुरू यहीं से करेंगे, यहां से शुरू नहीं कर सकते, इसलिए शुरू करेंगे तो इधर जाना पड़ेगा, इधर जाएंगे तो साहब इंसिडेंट रे ऐसे है, हम जा रहे हैं उसके उल्टा, इसका मतलब नेगेटिव आया। इस केस में रे ऐसे जा रही है, हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, इसलिए कैसा आया? पॉजिटिव। अच्छा यहां पर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखेगा तो यहां होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेगा तो अगेन रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए पोल से शुरू करेंगे और यहां तक जाएंगे। तो इस केस में फोकल लेंथ जो है वो तो नेगेटिव थी, साथ में रेडियस जो आई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी कॉनकेव के केस में नेगेटिव आई है। कॉन्वेक्स के केस में देखोगे तो भाई साहब ये इस चीज की बात है, इसका सेंटर इधर है। अगेन जब इधर सेंटर है तो पोल से शुरू करोगे, सेंटर की तरफ जाओगे तो लाइट रे की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो लाइट रे की डायरेक्शन में जाओगे तो मेरे भाई ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब यहां कॉन्वेक्स के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगी। क्लियर है? तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम थोड़ा सा अगली बात करते हैं। अगली बात है कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजरमेंट करनी है, मतलब मान लो ये कोई बंदा खड़ा है, इस बंदे की हाइट को मेजर करना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से शुरू करके ऐसे जाएंगे। क्लियर है ना? या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि भाई यहां से शुरू करके इस साइड तक गए, तो कुल मिलाकर यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव माना जाएगा, और यदि नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव माना जाएगा। ये चीज यूज होगी आगे चल के, तो ध्यान रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि जी ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो, अरे तो हाइट कोई होगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसकी डायमेंशन ही नहीं होगी, ठीक है ना? तो हाइट है तो देयर इज अ फाइनाइट ऑब्जेक्ट, फाइनाइट ऑब्जेक्ट है तो जरूर होगा। मान लो मैं आपसे कह देता हूं इस केस में ऐसा हो तो भाई इसमें ऊपर है पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, जैसा इस केस में था वैसा ही इस केस में होगा। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो गई बातें? तो पोल से मेजरमेंट शुरू करनी है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाना। देखो भाई ध्यान रखना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाना है, रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में नहीं। तो ये क्लेश मत कर देना, ठीक है? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी यार। तो भाई इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, मेजरमेंट पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज हम क्या लेंगे? ऑपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव। आई होप यहां तक अच्छे समझ आया होगा, ठीक है? अच्छा एक छोटी सी बात और है, यहां पर कुछ एंगल्स की मेजरमेंट यदि करें हम तो नॉर्मल से शुरू करेंगे एंगल की मेजरमेंट, भी एंगल तो कहीं भी हो सकता है। और यदि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएं तो पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज सेंस में जाएं तो नेगेटिव लेंगे। इस बात को थोड़ा समझो। लेट अस से यहां पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, तो नॉर्मल से ये एंगल नापना है मेरे को, तो ये नापने के लिए मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, दिस इज द क्लॉकवाइज सेंस, तो दिस इज द नेगेटिव एंगल। और इधर जाने के लिए मुझे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाना पड़ेगा, तो दिस विल बी द पॉजिटिव एंगल। हालांकि ये जो एंगल वाली बात है ये रेयरली यूज होगी, लेकिन फिर भी मालूम तो होना चाहिए। क्लियर है? तो ये कन्वेंशन बना रखा है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले रखा है, ये ध्यान रखने की बात है। क्लियर है? समझ में आया? नहीं आया? दोबारा बताऊं। लेट अस से मैंने यहां पर इस तरीके से दिखाया,
भाई यहाँ पर लाइट रे आई, टकराई, ऐसे चली गई। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ये नॉर्मल होगा, ये पोल ले लिया मैंने, दिस इज द सेंटर, तो ये नॉर्मल भी होगा इस जगह पे। तो नॉर्मल से हम ये वाला एंगल नापेंगे तो ऐसे जाना पड़ेगा। ऐसे जाने के लिए साहब इट इज़ द क्लॉकवाइज सेंस। क्लॉकवाइज सेंस है, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो एंगल है ये नेगेटिव कंसिडर होगा। अच्छा, इसको नापेंगे तो इट इज़ द बिलो द एक्सिस, तो इस तरीके से जाना पड़ेगा, इट इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो ये नेगेटिव माना जाए, मतलब पॉजिटिव माना जाएगा। तो आपको नॉर्मल के रेस्पेक्ट में एंगल्स को देखना है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं, हालांकि ये चीज़ काफ़ी कम यूज होगी। तो मेरे प्यारे जवानों, ये थी साइन कन्वेंशन की बात। इसी के साथ बेसिक पार्ट खत्म हुआ है। अब हम इस पर आगे की चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। तो प्यारे जवानों, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हंसते मुस्कुराते हुए फिजिक्स पढ़िए। गुड बाय एंड टेक केयर।